नमस्कारम। योग शिक्षक ट्रेनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कंफर्टेबल पोस्चर कौन कौन से हैं योग प्रैक्टिस करने के लिए, किस किस आसन में आप बैठ सकते हैं और औरों को बैठने के लिए बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कल की बात दोहरा दूं कि आसन ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, चाहे फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि महर्षि पतंजलि का कहना है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आप कंफर्टेबल हो करके ज्यादा देर तक बैठ सकते हो, वो आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। और अब हम सीखते हैं कुछ सिटिंग के पोस्चर्स। देखो, वैसे तो बैठना किसी भी आसन में हो जाए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, पर फिर भी आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। जिस आसन में बैठने से पीठ सीधी रहे वो आसन सबसे बढ़िया है। किसी को मान लो कि बहुत ज्यादा मोटापा है, उसकी थाइज बहुत ज्यादा हैवी है, स्टिफ है, तो वो नीचे बैठ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने मना कर दिया है उसको कि नीचे नहीं बैठना। तो क्या करना उसके लिए, उसको आप चेयर पे बैठने को बोले कि वो चेयर पे बैठ के करे। चेयर पे बैठने के रूल्स क्या हैं? चेयर पर बैठने के रूल्स ये हैं कि आप टेक तो लगा सकते हैं, चेयर की जो बैक होती है उसके साथ अपनी कमर तो लगा सकते हैं, लेकिन आपकी कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते चेयर के साथ, वो गलत हो जाएगा। आपको ऐसी चेयर लेनी है जिसकी बैक पीछे से सीधी हो, नंबर एक। नंबर दो कि आप चेयर पर जब बैठेंगे तो पांव नीचे लटकाना चाहिए, लटका लें, लेकिन पांव जमीन के साथ टच नहीं करने चाहिए। अगर पांव जमीन के साथ टच करते हैं तो समझ लो कि वो अर्थ हो गया। बॉडी का जमीन में जब टच होना होगा तो जितनी एनर्जी बॉडी में बनेगी सारी की सारी अर्थ हो जाएगी। ये बात होगी। तीसरी बात, चेयर पर जब भी बैठे तो नीचे कंफर्टेबल होनी चाहिए, गहरी नहीं होनी चाहिए चेयर कि जिससे आपके हिप्स बीच में दस जाए। ये सब चीजें आपको बेसिक पता भी होनी चाहिए पहले से, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता। चेयर पे बैठ के योग कराना गलत नहीं है। बीमार लोग आते हैं अक्सर योग में, आजकल कौन आता है जो स्वस्थ है, तो वो बीमारों को आप ऐसे ही कराएं तो अच्छा है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कुछ आसनों की। सबसे बढ़िया जो बेसिक आसन है जो बीमारों के लिए है वो है कि पालथी लगाकर बैठना। जैसे दोनों टांगे मैंने ऐसे खोली, सिंपल ऐसे बैठ जाओ, दोनों को आपस में कैंची करके। दोबारा से कर रहा हूं, देखो, एक ऐसे और दूसरी उसके नीचे। इसको बोलते हैं पालथी लगाकर बैठना। पालथी लगाकर बैठना भी कह देते हैं इसको, या इसको कह देते हैं चौकड़ी लगाकर बैठना। और हम इसको योग की भाषा में कहते हैं सुखासन। सुखासन मतलब जिसमें बैठ के सुख मिले, कंफर्टेबल लगे। और जिनकी बॉडी बड़ी स्टिफ है तो कई बार वो बैठते हैं तो वो ऐसे ऐसे होगी, उनकी टांगे ही ऐसे होंगी और वो ऐसे योग करते हैं। खैर, अगर उनको इतना भी ना बैठा जाए, किसी किसी के घुटने फोल्ड नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, उसको आप कह सकते हो कि एक टांग ऐसे कर ले, कैसे कर ले। ये बीमारों के लिए है, दरअसल ये योग थोड़ी ना है। ये तो एक शुरुआत है कि कम से कम उसका गुजारा चल जाए। तो एक टांग कभी ये खोल ली, कभी ये खोल ली, उसको बिठा दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें कि बैठाना किसी भी तरह उसको पॉसिबल तरीके से बिठाना है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति की कमर दर्द है तो उसको पतला सा, जैसे ये तो मोटी बहुत है ना, एक बैठने के लिए गद्दी आती है जो व्यक्ति के साइज की होती है, हिप्स से थोड़ी बड़ी, इतनी मोटी होती है, 2 इंच 2.5 इंच मोटी। तो वो उसको वो हिप्स के नीचे रख ले और ये जो टांगे हैं घुटनों से आगे आगे की, ये गद्दी से बाहर आ जाए तो उसकी कमर सीधी हो जाएगी और वो और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। ये भी एक तरीका है बैठने का। ये था सुखासन, पहला याद रखना। दूसरा, जिसमें मैं भी बैठना पसंद करता हूं और आप कभी भी इसको लगाएं तो ये अच्छा है, दूसरा है सिद्धासन। सिद्धासन जो है ये सुखासन से थोड़ा ऊपर है, बढ़िया है। कैसे होता है सिद्धासन, देख लो जरा ध्यान से। पहले मैंने लेफ्ट टांग को नीचे की तरफ ऐसे रखा, राइट वाली टांग को ऐसे ऊपर, उसके ऊपर रख दिया। देखो जरा, एक टांग नीचे है, एक ऊपर है, धीरे से आपने ऐसे बैठ जाना है। तो ये है सिद्धासन। वैसे ज्यादातर राइट लेग ही ऊपर आती है, बाय चांस कभी आपके बैठने में लेफ्ट भी ऊपर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें आदत होती है ना कि एक ही तरह से बैठने की, तो राइट ही ऊपर आती है ज्यादातर। बाकी कोई भी आए ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। और ये दूसरा आसन था। सिद्धासन भी कंफर्टेबल है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे पीठ और भी ज्यादा स्ट्रेट हो जाती है। ये योग करने वाले साधकों के लिए बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा और ऊपर जाए तो एक आसन और है, उसको बोल देते हैं पद्मासन। पद्मासन का मतलब यही है कि कमल जैसा आसन। पद्म बोलते ही कमल को, लोटस को है। तो कमल के फूल की जैसे पंखुड़ियां होती है ना, खिली खिली, वैसे ही। कैसे होता है पद्मासन, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ये जो थाई है ना, इस थाई के ऊपर एक टांग रख दो ऐसे। अब ये वाली टांग पकड़ करके इस थाई पे रख दो, तो ये कैंची बन गई, ये क्रॉस हो गया, ये बन गया आपका पद्मासन। पद्मासन में बैठना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी टांगे कमजोर हैं, जिनकी टांगों की नसें कमजोर हैं, जिनके पैर सूखते हैं, जिनकी टांगे सो जाती हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, ब्लड बहुत ज्यादा कम है, उनको ये नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ये पद्मासन से नीचे जो ब्लड जाना होता है ना, पेट से जो नीचे के ऑर्गन्स हैं, इनमें ब्लड जाना बहुत कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। आप बोलोगे वो कौन सा आसन हुआ जिसमें ब्लड कम हो जाए, उल्टा तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं, हमें जब ध्यान करना होता है, हमने जब एकाग्रता साधनी होती है, जब त्राटक करनी होती है, जब किसी एक हमारी सारी एनर्जी जब हमें कंठ में या दिमाग में चाहिए होती है, तब हम नीचे से सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम देते हैं जानबूझ के। उतनी तो जाती है जितने से चल जाए टांगे, पर वो ब्लड सप्लाई नीचे घट जाती है और सारे के सारे ब्लड सप्लाई ऊपर आने लगती है। तो उससे को एकाग्रता साधने के लिए, कोई त्राटक, कोई ध्यान कराने के लिए ये अच्छी है। ये पद्मासन में योग भी हो सकता है, प्राणायाम भी हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, पर हम इसको रोज क्यों नहीं लगाते? इसके पीछे कारण ये है कि इसमें कुछ समय के बाद, जैसे आधा घंटा 40 मिनट बैठ लिया किसी ने, किसी को घंटे बाद ऐसा लगेगा कि जैसे सारी टांगे नीचे से सो गई। फिर इसको लगाने के बाद टांगे सो गई, थोड़ी टांगे हिलानी पड़ेगी। नहीं तो अगर सीधे उठोगे तो आपको हो सकता है आप गिर भी जाओ। ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, पर दिमाग में रखना कि ये चीज ऐसे हो सकता है। इसलिए कोई ज्यादा पद्मासन लगा करके कोई ज्यादा बढ़िया योग का बेनिफिट निकल आना है, ये भी मत सोचो। हाँ, पर शौक रखना चाहिए जवान युवाओं को कि चलो पद्मासन लगा के बैठे। पद्मासन ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इसे चौकड़ी कहते हैं, सिद्ध चौकड़ी। ये एक बार लगा ली, फिर बार बार आपके तो टांगे एकदम बाइंड हो गई, अब आप बार बार उठोगे नहीं। जो लोग बार बार उठते हैं ना, जिनका चंचल स्वभाव है, आप देखते हो जैसे कई लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, इधर बैठ उधर बैठ, उठ फिर बाहर जा अंदर आ। उनको टिकना सिखाना होता है कि पहले बैठना सीख, टिकना सीख। उनको हम पद्मासन लगवा देते हैं, खासकर बच्चों में चंचलता होती है उनको लगवा देते हैं। और वैसे एक और बेनिफिट इसका ये है कि इस पे आपने नोट करो, आपने एक टांग जो है थाई के ऊपर रख दी है। थाई के ऊपर जब आप टांग रखते हो ना, तो ये जो इधर से नसें जाती हैं ऊपर को लिवर को, तो ये लिवर की नसों को भी एक तरह से थोड़ी देर के लिए दबा लेता है। अब जब आप इसको लगाने के बाद छोड़ोगे तो एकदम ब्लड फ्लो ऊपर जाएगा। कहने का मतलब ये आपके पाचन शक्ति के लिए, ये आपकी हाजमे के लिए भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं एकाग्रता, बार बार फिर वही बात पे कि हर आसन के 100 फायदे ना याद रखो, उससे आप भटक जाओगे। एक उसका मास्टर बेनिफिट याद रख लो कि क्या है। इसका मास्टर बेनिफिट यही है कि नीचे से ब्लड सप्लाई थोड़ी घटा के इसलिए ऊपर ब्रेन को देनी होती है, ताकि आपकी एकाग्रता बढ़े। जिसको स्टेबिलिटी लानी है अपनी बॉडी में, माइंड में, वो ही लगा सकता है। वैसे मैं रेगुलर प्रैक्टिस में सिद्धासन लगा के ऐसे बैठता हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। ये था बैठने का पोस्चर। इसके अलावा कई लोगों का पूछना था कि क्या हम वज्रासन में बैठ करके योग प्राणायाम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब दोनों तरह से है। मैं कहूंगा बैठ भी सकते हो और ना भी बैठो तो चलेगा, क्योंकि इसमें बैठ करके प्राणायाम कभी कभार अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया तो चल जाएगा। पर आप इसमें पेट को घुमाना या और कठिन कठिन प्राणायाम ना करो तो अच्छा है, क्योंकि इस वज्रासन को खाना खाने के बाद भी लगाया जा सकता है और ये खाना अच्छे से हजम कर देता है। फिर वही बात आ गई कि पिंडलियां जो होती है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है, आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा है इसको पिंडली बोलते हैं, काफ मसल्स। यहां से दबाने से एक तो धरण अपनी जगह ठीक आती है, यहां पे मालिश करने से धरण भी ठीक रहनी शुरू हो जाती है।
बच्चा अगर रोता है तो माँ इसकी पिंडलियां दबाती है, क्योंकि उसके पेट में गैस होगी या तो दर्द होगी। तो दोनों ही हालतों में जब बच्चे की पिंडलियां दबाते हैं तो बच्चा चुप कर जाता है, क्यों? पेट को आराम आ गया। जब किसी के पेट में दर्द है, जब किसी को दस्त है, जब किसी को गैस है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर या तो मालिश करे वो, यहाँ दबाए थोड़ी पिंडलियां, नहीं तो अपने खाने के बाद एक रूटीन बना ले कि ऐसे वज्रासन में बैठना है। हालांकि वज्रासन पीछे से कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, मैं डिटेल में बाद में क्लियर करूंगा, पर पहले ये चीज समझ लो कि ये बैठने की पोस्चर में भी योग हो सकता है। और इसके अलावा इसकी ध्यान रखने की बात यह कि बहुत ज्यादा वज्रासन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि फिर इसमें घुटने मुड़े हैं, आपको पता है। 10-20 मिनट रोज सुबह दोपहर शाम लग जाए खाने के बाद कभी बैठ जाओ तो कोई मनाही नहीं है। आपने आदत ही बना ली कि मैंने अब बैठना ही वज्रासन में, तो वो होगा क्या कि नीचे ब्लड सप्लाई काफी कम जाया करेगी हर दम हर टाइम, तो वो नसें नीचे टांगों की कमजोर पड़ जाएंगी, या फिर घुटनों में खून की सप्लाई पूरी ना जाने से घुटने कड़क कड़क की आवाज करने लग जाएंगे। इसलिए लिमिट को पहचानो। ये वज्रासन की लिमिट 10 मिनट 15 मिनट ही है। तो ये वज्रासन हो गया। इसके अलावा योग करने के लिए हम कौन से आसन लगा सकते हैं? उसके लिए एक होता है गौमुख आसन, या हिंदी में क्या कहते हैं गौमुख आसन। गो का मतलब ही क्या होता है? गाय। तो गाय के जैसा मुंह बनाना है, जैसे एक टांग को ऐसे मैंने फोल्ड किया, देखो ध्यान से, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये टांग नीचे से फोल्ड कर ली और दूसरी टांग मैंने ऊपर ऐसे बना के फोल्ड कर ली। अब दोनों जो घुटने हैं, आपको घुटना नजर आ रहा है कि नहीं? ये दोनों के दोनों घुटने जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ गए और टांगे मेरे पीछे आ गई है। इस तरह से चुपचाप बैठना, कभी कभार शांति से, तो ये भी बैठना अलाउड है। आप सिंपल प्राणायाम के वक्त इसमें भी बैठ सकते हैं, बट ये ऑकवर्ड लगते हैं। आप अकेले में कभी बैठे हो, शांति से बैठाना है, बैठना है, तो आप ये आसन लगा के बैठ सकते हो। इनको कंफर्टेबल पोस्चर में गिनते हैं, बुरे नहीं है ये। पर इसमें बैठ के ऐसे प्राणायाम ना कराने शुरू कर दो। आप प्राणायाम कराने के लिए वही सिद्धासन रखो, पद्मासन रखो, तो ज्यादा बढ़िया है। ये थे कुछ पोस्चर जिसमें बैठ के योग प्राणायाम किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कई पोस्चर हैं कि जैसे कोई बैठना चाहता है तो वो ब्रह्मचर्य आसन होता है, वो थोड़ा लड़कियों को नहीं करवाते हैं, उससे उनके बाद में बताऊंगा क्या परेशानी हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो ब्रह्मचर्य आसन में भी कभी बैठना चाहे इंसान तो वज्रासन से थोड़ा अलग है। वज्रासन में आपके टांगे अंदर होती है, तो ब्रह्मचर्य आसन में टांगे बाहर की तरफ होती है और ऐसे बैठ जाते हैं। बस इसमें टांग आपकी देख लो, पैर का पंजा बाहर है दोनों तरफ से, और ये ब्रह्मचर्य आसन हो गया। इस तरह से बैठ के आराम से कुछ देर बिताना चाहते हो तो बैठ जाओ। आसन बैठने का मजा ही अलग है। जब आसन में टिक के बैठ गए चुपचाप, तो उसमें स्थिरता ही लानी है। स्थिरता नहीं है अगर किसी के अंदर, पेशेंस नहीं है, बैठना नहीं जिसको आ रहा, उसको आगे प्राणायाम भी नहीं कराते। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बनाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं। 8 में जो यम नियम के बाद जो पहला है वो है आसन। आसन पहले है, प्राणायाम बाद में है। यानी आपको मैं नहीं कहता सारा दिन आसन ही करी जाओ, नहीं, आसन में बैठना सीखो फिर प्राणायाम करना। ये था ब्रह्मचर्य आसन। फिर इसके अलावा आपको कई आसन और हैं, मैं समय समय पर सिखाऊंगा। पर कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा आपके पास आएगा, वो कहेगा जी मेरे को बैठा नहीं जाता मेरे से, ना ही मैं किसी आसन में बैठ सकता हूँ, मेरे से चेयर पे भी नहीं बैठा जाता, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बैक पूरी दर्द करती है। तो उसको आप लेटा के भी प्राणायाम करा सकते हो, क्योंकि आपको एक मिशन रखना है कि उसको पहले कंफर्टेबल करना है। कंफर्टेबल हो जाए तब वो कोई भी आसन लगाए। तो ये थी कुछ बातें कंफर्टेबल पोस्चर को लेकर के जो मेरे मन में आ रही थी, मैंने आपको बता दी। 3 चीजों के बारे में मैंने बताया था कि योग करने से पहले जरूरी जो याद रखनी है, माइंड में रखनी है हमेशा हमेशा, और वो है कंफर्टेबल पोस्चर। दूसरी है ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। तीसरी है आपका माइंड और आपकी कंसंट्रेशन, एक ही बात है, वो कंसंट्रेशन से आपने करना है। तो ये चीजें आपने पहले सीख ली कंफर्टेबल पोस्चर की। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ब्रीदिंग पैटर्न सिखाऊंगा, और ब्रीदिंग पैटर्न तो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर माइंड कंसंट्रेशन के ऊपर बात होगी। अभी फिलहाल आपके लेसन में कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी कमी रह जाए, कसर रह जाए, कुछ भी नहीं समझ आया, जरूर पूछना, एक बार रिवाइंड करके सुनना,
आसनों के नाम मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैंने सुखासन कराया था, मैंने सिद्धासन लगवाया, मैंने पद्मासन लगवाया, मैंने गोमुखासन लगवाया, मैंने वज्रासन, मैंने ब्रह्मचर्य आसन, ये सारे आसन लगवाए। और वैसे भी इसके अलावा भी आनंद मदिरासन है, भद्रासन है, कई आसन है। आसन फिर आगे और तरह के भी हैं, लेकिन बैठने के लिए ये काफी है। इनको आप अपनी डायरी में, नोटबुक में नोट कर लें और इनकी पूरा पैटर्न कि कैसे किए जाते हैं उसको अभ्यास करके याद कर लें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।